Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine and doing well. Today I have brought to you a very beautiful poem titled Is Dreams, written by Langston Hughes. This is a very short poem, therefore we will cover all the questions regarding the poem in a single video. First, I will read the poem. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. ये जो पोएम है ये ड्रीम्स के बारे में है. ड्रीम्स का मतलब है ख्वाब देखना या इंसान के जो ख्वाब होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है जो रात को सोते हुए हम ख्वाब देखते हैं, ये वो ख्वाब नहीं है, बल्कि ये वो ख्वाब है जो हम जागते हुए देखते हैं और जो जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, जिनके हुसूल के लिए हम कोशिश करते हैं, जिनके हुसूल के लिए हम मेहनत करते हैं, ये वो ख्वाब होते हैं जो हमें रात को सोने नहीं देते. और ये वो ख्वाब होते हैं जो हमें मेहनत पर मजबूर करते हैं, कोशिश पर मजबूर करते हैं, जद्दोजहद पर मजबूर करते हैं. ये वो ख्वाब होते हैं. तो लैंगस्टन ह्यूज की एक बहुत खूबसूरत पोएम है, 2 स्टेंजास पर मुश्तमिल. होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. होल्ड फास्ट का मतलब ये है स्टिक फास्ट टू ड्रीम्स. अपने ख्वाबों से जुड़े रहो, अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो. होल्ड फास्ट का मतलब ये है थामे रखना, जुड़े रहना. अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो. फॉर इफ ड्रीम्स डाई, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाते हैं, मतलब ये है कि अगर ख्वाब खत्म हो जाते हैं जिंदगी से, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, तो फिर ये जिंदगी जो है एक ऐसे परिंदे की मानंद बन जाती है, ऐसे परिंदे की मानंद बन जाती है जिसके पर टूटे हुए हो. ब्रोकन, टूटे हुए. तो जिसके पर टूटे हुए हो और जिस परिंदे के पर टूटे हुए हो वो कभी उड़ नहीं सकेगा, वो परिंदा कभी नहीं उड़ सकेगा. That cannot fly, जो उड़ नहीं सकता. तो ये एक खूबसूरत मेटाफर है जो लैंगस्टन ह्यूज ने इस्तेमाल किया है उस जिंदगी के लिए जिसमें कोई ख्वाब ना हो. तो वो जिंदगी जिसमें कोई ख्वाब ना हो उस परिंदे की मानंद है जिसके पर टूटे हुए हो और जो उड़ ना सके. The second stanza is hold fast to dreams. अपने ख्वाबों से जुड़े रहो, अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रखो. For when dreams go, क्योंकि अगर जिंदगी से ख्वाब खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, life is a barren field, तो जिंदगी जो है एक बंजर जमीन बन जाती है, बंजर खेत बन जाता है. frozen with snow, और उस बंजर जमीन के ऊपर बर्फ पड़ती रहती है और बर्फ जो है वहां पे जम जाती है. तो जब किसी खेत में बर्फ जम जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस खेत के ऊपर कोई सब्जा नहीं उगेगा और वो खेत कोई फसल पैदा नहीं कर सकेगा. तो यहाँ पे लैंगस्टन ह्यूज ने दूसरा मेटाफर यूज किया है कि बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो. वो जिंदगी जिसमें कोई ख्वाब नहीं होते उस खेत की मानंद है जो जिसके ऊपर बर्फ पड़ती रहती है और वहां पे बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से कोई सब्जा वगैरह वहां नहीं उग सकता. तो इसी तरह वो जिंदगी भी बेसूद जिंदगी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता, जिस तरह उसी खेत का कोई फायदा नहीं होता जहाँ पे बर्फ जमी रहती है. So this was the Urdu translation of the poem. Now we will paraphrase and explain the poem. So this is the paraphrasing and explanation of the poem. Stanza number 1 is hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. The paraphrase of the stanza is stick fast to your ambition in life and hold on to your dreams. Keep your dreams with yourself, because if dreams are eliminated from our life, eliminate का मतलब है साकित होना, निकलना, क्योंकि अगर हमारे जिंदगी से ख्वाब निकल जाए
our life will be like a broken winged bird which will be unable to fly. तो हमारी जिंदगी उस परिंदे की मानंद बन जाएगी जो माजूर हो, जिसके पर टूटे हुए हो, जो उड़ न सके. Explanation of the stanza is, in this stanza the poet says that dreams are very necessary for a successful life. इस स्टेंजा में शायर कहते हैं कि कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है. मतलब ये है कि अगर कोई इंसान कामयाब होना चाहता है तो उससे चाहिए कि वो ख्वाब देखे. लाइफ विदाउट ड्रीम्स आर नॉट वर्थ लिविंग. वो जिंदगी ही नहीं है जिसमें कोई ख्वाब न हो. लाइफ विदाउट ड्रीम्स आर लाइक अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड अनएबल टू फ्लाई. तो वो जिंदगी जिसमें कोई ख्वाब न हो, उस परिंदे की मानंद है जो माजूर हो और जो उड़ न सके, जिसके पर टूटे हुए हो. As birds are born to fly freely, we are here to dream for better life. जिस तरह परिंदे पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो हवाओं में उड़ेंगे, इसी तरह इंसान का पैदा होना भी किसी मकसद के तहत है. तो इंसान को चाहिए कि वो मकसद भरी जिंदगी गुजारे. मकसद के बगैर जिंदगी गुजारना ऐसा ही है जिस तरह के कोई मासूर परिंदा हो जिसके पर टूटे हुए हो और जो उड़ न सके. We should hold on to our dreams and work hard to materialize our dreams. हमें अपने ख्वाबों से जुड़ा रहना चाहिए. हमें अपने ख्वाबों को तर्क नहीं करना चाहिए. हमें अपने ख्वाबों को ख़त्म नहीं करना चाहिए ज़िंदगी से. और फिर ये भी ज़रूरी है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम ख्वाब ही देखते रहें. फिर इसके साथ साथ हमें सख्त मेहनत भी करनी चाहिए ताकि हम अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सकें. मटेरियलाइज का मतलब है अमली जामा पहनाना. Stanza number 2 is, hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. So the paraphrase of the poem, the paraphrase of the stanza is, hold on to your dreams in life and keep on dreaming. अपनी जिंदगी में ख्वाबों से जुड़े रहें और ख्वाब ही देखते रहें. जिंदगी में ख्वाब देखते रहें. लाइफ विदाउट ड्रीम्स आर लाइक अ बैरन फील्ड, क्योंकि ख्वाब के बगैर कोई जिंदगी उस खेत की मानंद है जो बंजर हो. बैरन का मतलब है बंजर. फिल्ड विद स्नो, और उस बंजर जमीन के ऊपर, उस बंजर खेत के ऊपर बर्फ पड़ रही हो, बर्फ से ढकी हो वो. अनेबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, और जब उस बंजर जमीन के ऊपर बर्फ जम जाए तो उसमें फिर कोई फसल नहीं पैदा हो सकता. तो सब्जा या फसल पैदा होने के लिए ज़रूरी है कि उस खेत में कोई काम किया जाए और फिर उससे कोई इसका कोई जो फ्रूट है वो हासिल किया जाए. तो इस तरह ज़िंदगी में भी कोई मकसद, कोई मिशन होना चाहिए जिसके लिए इंसान मेहनत कर सके. Explanation of the stanza is, in these lines the poet says that we should stick fast to our dreams in life. इस stanza में शायर कहते हैं कि हमें जिंदगी में अपने ख्वाबों से जुड़ा रहना चाहिए. अपने ख्वाबों को मजबूती से पकड़ना चाहिए. To live a purposeful life, it is very necessary to have dreams in life. अगर हम बामकसद जिंदगी गुजारना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिंदगी में ख्वाब देखें. ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी में ख्वाब देखें. लाइफ मस्ट बी गोल ओरिएंटेड. जिंदगी का ज़रूर कोई मकसद होना चाहिए. मकसद के साथ जिंदगी को बांधना चाहिए. लाइफ विदाउट ड्रीम्स आर लाइक अ बैरन फील्ड. जिंदगी मकसद के बगैर, ख्वाब के बगैर ऐसा है जिस तरह की कोई बंजर खेत हो. फिल्ड विद स्नो, जिसके ऊपर बर्फ जम जाए. A field filled with snow will be unable to produce crops. एक ऐसा खेत जिस पर बर्फ जमी हुई हो, वो कभी भी फसल पैदा नहीं कर सकता. In the same way, life without dream is barren and unproductive. इसी तरह जिंदगी भी ख्वाबों के बगैर बंजर ही होती है, unproductive. इसका कोई फायदा नहीं होता. So this was the paraphrasing and explanation of the poem Dreams. Now we are moving towards question answers. Question number 1 is, what is the theme of the poem? इस poem का theme क्या है? The answer is,
The theme of the poem is dreams are necessary. Dreams are very necessary for successful life. इस पोएम का थीम ये है कि कामयाब जिंदगी बसर करने के लिए जिंदगी में ख्वाब देखना बहुत जरूरी है. To be successful in life, we must have dreams to achieve success, but it is also necessary to work very hard to materialize our dreams. जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये जरूरी है कि हम ख्वाब देखें, हम जरूर ख्वाब देखें, लेकिन साथ ये भी जरूरी है कि ख्वाब देखने के साथ साथ हम सख्त मेहनत करें, सख्त जिद्दोजहद करें उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए. Only daydreaming will not help us to achieve our goals. ख्याली पुलाव पकाना काफी नहीं होगा कि हम जिंदगी में अपने मकासद को हासिल कर सकें. तो अपने मकासद के हुसूल के लिए ख्याली पुलाव पकाना काफी नहीं होगा. We must take practical steps to fulfill our dreams in life. हमें अपनी जिंदगी में ख्वाबों को पूरा करने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए. Langston Hughes encourages his readers to have dreams in life. Langston Hughes अपने रीडर्स की हौसला अफजाई करते हैं और ये कहते हैं कि जिंदगी में जरूर ख्वाब देखें. because क्योंकि life without dream is meaningless. ख्वाब के बगैर कोई जिंदगी बेसूद है. ख्वाब के बगैर किसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता. और इट इज लाइक अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड. और वो जिंदगी उस माजूर परिंदे की मानंद होती है जिसके पर टूटे हुए हो और जो उड़ न सके. अनेबल टू फ्लाई. और barren field frozen with snow, या उस बंजर खेत की मानंद है जो जिसके ऊपर बर्फ जमी रहती है. अनेबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, जिसकी वजह से वो कोई फसल पैदा नहीं कर सकता. वो खेत जो है कोई फसल पैदा नहीं कर सकता. Question number 2 is how important do you think dreams are? Explain. तो जिंदगी में ख्वाब कितने अहम होते हैं इसकी वजाहत करें. Dreams are very important in life to succeed. जिंदगी में कामयाब होने के लिए ख्वाब देखना बहुत जरूरी है. Life without dreams is in fact not worth living. ख्वाबों के बगैर कोई जिंदगी है ही नहीं. Dreams encourages us to work hard, क्योंकि ख्वाब जो है हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम सख्त मेहनत करें and move forward और आगे बढ़ें. Dreams compel us to stay focused and struggle for better life. हमारे ख्वाब हमें मजबूर करते हैं कि हम फोकस रहें और हम जद्दोजहद करें अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए. Dream fills our life with success and purpose. ख्वाब हमारी जिंदगी को मकसद से भर देते हैं और कामयाबी से भर देते हैं. Question number 3 is identify an example of a word or phrase that is repeated in the poem and explain why the poet makes this repetition. तो पोएम में उन अल्फाज की निशानदही करें या उन लाइंस की निशानदही करें, उन सत्रों की निशानदही करें जो शायर ने रिपीट किए हैं, और ये भी साथ वजाहत करें कि शायर का मतलब क्या है इस रिपीटिशन में. इसका आंसर ये होगा द लाइन होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा. ये जो लाइन है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, शायर ने इसको पहले और दूसरे स्टेंजा की शुरू में इसको रिपीट किया है. द पोएट हैज रिपीटेड द लाइन इन ऑर्डर टू स्ट्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स इन लाइफ. तो दो मकासद हैं शायर के इसमें. शायर का पहला मकसद ये है कि जब वो उस लाइन को रिपीट करते हैं तो उसका मकसद ये होता है टू स्ट्रेस अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स इन लाइफ, ताकि वो जिंदगी में ख्वाबों की जो अहमियत है इसके ऊपर जोर दे सके. स्ट्रेस अपॉन मीन जोर देना. सेकेंडली, रिपीटेशन क्रिएट्स म्यूजिक एंड रिदम इन द पोएम. दूसरा मकसद जो ये है रिपीटेशन में, जो मकसद है वो ये है कि रिपीटेशन से मौसीकी पैदा होती है पोएम में, रिदम पैदा होता है, जिसकी वजह से खूबसूरती आती है पोएम में. एंड द म्यूजिकल इफेक्ट इज वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड इन द पोएम बाय ह्यूज by repeating the phrase hold fast to dreams.
और लैंगस्टन ह्यूज ने इस फ्रेज को रिपीट करके इस नज़म में बहुत खूबसूरती के साथ मौसीकी को पैदा किया है और रिदम को पैदा किया है। Question number 4 is identify an example of personification. Explain what is being personified and how. तो इस पोएम में जो पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन की जो मिसालें हैं उसकी शनाख्त करें और ये वजाहत करें कि यहाँ पे इन मिसालों में किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है। तो सबसे पहले आपको पर्सोनिफिकेशन का पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन द पोएट गिव्स लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जब कोई शायर किसी बेजान चीज को जानदार खुसूसियात दे देता है, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, like in the poem Dreams, Langston Hughes has personified dreams by giving living characteristics of death to it. जिस तरह के इस पोएम में लैंगस्टन ह्यूज ने ड्रीम को पर्सोनिफाई किया है। ड्रीम्स, ख्वाबों को जानदार खुसूसियात, वो खुसूसियात जो किसी इंसान में पाए जाते हैं, ख्वाबों को वो खुसूसियात दिए हैं। और वो खुसूसियत क्या है? डेथ है। डेथ जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है जो शायर ने बेजान चीज ड्रीम्स को अता की है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये शायर कहता है लैंगस्टन ह्यूज, फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, एज ड्रीम्स आर केपेबल ऑफ डाइंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि ख्वाब जो है मर सकते हैं इंसान की तरह, और जैसा कि ख्वाब में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इंसान की तरह मर सके, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई लाइन्स कंटेनिंग मेटाफर्स। व्हाट आइडियाज आर बीइंग कन्वेड बाय दीज मेटाफर्स। इस पोएम में आप मेटाफर की शनाख्त करें और साथ ये भी बताएं कि ये जो मेटाफर्स का इस्तेमाल हुआ है इससे क्या मतलब शायर कन्वे करना चाहता है। So the answer is the poet has used metaphors in both the stanzas while talking about dreams. शायर ने दोनों स्टेंजास में मेटाफर का इस्तेमाल किया है। जब वो ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों स्टेंजास में शायर ने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। And the first stanza, the poet has compared life without dreams with a broken winged bird. पहले स्टेंजा में शायर ने उस लाइफ को जिसमें कोई मकसद ना हो, जिसमें कोई ख्वाब ना हो, इसका मुआवजा किया है उस परिंदे के साथ जो माजूर हो, जिसके पर टूटे हुए हो। एंड इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट हैज कंपेयर्ड ड्रीमलेस लाइफ विद अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। शायर ने बेमकसद जिंदगी को, बेख्वाब जिंदगी को एक बंजर खेत से तशबीह दी है जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई हो। The idea conveyed by these metaphor is that our life must be goal oriented. तो इस मेटाफर से जो आइडिया, जो तस्वुर हमें मिल जाता है वो ये है कि जिंदगी में जरूर कोई मकसद, कोई ख्वाब इंसान के होने चाहिए। We shouldn't live purposeless life. हमें बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। Having no ambition in life, जब हमारी जिंदगी में हमारा कोई मकसद ना हो, कोई एम्बिशन ना हो, कोई ख्वाब ना हो। Otherwise, our life will be like a broken winged bird, unable to fly, or a barren field filled with snow and unable to produce crops. तो बसूरत दीगर हमारी जिंदगी भी उस माजूर परिंदे की मानंद होगी जो उड़ न सके, या उस बंजर खेत की मानंद हमारी जिंदगी बन जाएगी जो जिसके ऊपर बर्फ पूरा साल जमी रहे और कोई फसल पैदा न कर सके। Question number 6 says, list the alliterative words from the poem Dreams. Now, first of all, you should know what is alliteration. Alliteration किसे कहते हैं? The repetition of same letter or sound at the beginning or two or more words in succession is called alliteration. जब किसी word की शुरू में या किसी लाइन में दो या दो से ज्यादा अल्फाज की शुरू में कोई लेटर या कोई साउंड रिपीट हो जाए तो उसे
एलिट्रेशन कहते हैं। सक्सेशन कहते हैं मुतवातिर, लगातार रिपीट हो जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल इस पोएम में जो यहाँ पे मैंने मिसालें दी है, ड्रीम्स डाई, तो इन दोनों अल्फाज में पहला लेटर जो है रिपीट हुआ है डी का, ड्रीम्स डाई, दिस इज एलिट्रेशन। या सेकंड एग्जांपल जो है ब्रोकन विंग्ड बर्ड, तो इस लाइन में बी का जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। इस तरह फील्ड फ्रोजन विद स्नो, एफ का जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। Question number 7 is, how is imagery used in this poem? First of all, you should know what is imagery. Imagery का जो वर्ड है ये इमेज से है, इमेज कहते हैं तस्वीर को, उर्दू में इसे मंजरकशी कहते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। तो इस पोएम में शायर ने कैसे इमेजरी का इस्तेमाल किया है? द आंसर इज, द पोएट while narrating his story uses images in the poem to deepen the meaning of his message. पोएट जब पोएम में अपनी स्टोरी बयान करता है तो वो मुख्तलिफ इमेजेस का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने मैसेज को जानदार बना सके। Hughes has used very beautiful visual images in the poem Dreams. तो लैंगस्टन ह्यूज ने इस पोएम में विजुअल इमेजेस का इस्तेमाल किया। विजुअल इमेजेस, ये इमेजरी की मुख्तलिफ किस्में हैं। विजुअल वो इमेज जो नजर आए, मतलब ये है कि पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि वो शायर जो कुछ बयान कर रहे हैं, शायर जो कुछ बता रहे हैं, वो देख रहे हैं। Hughes has used very beautiful visual image in the poem Dreams, like broken winged bird, barren field, frozen with snow. तो ये इंतहाई खूबसूरत विजुअल इमेजेस लैंगस्टन ह्यूज ने इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह कोई परिंदा जिसके पर टूटे हुए हो, बंजर जमीन हो और इसके ऊपर बर्फ जमी हुई हो, तो पढ़ने वाले को यूं महसूस होता है कि वो इस परिंदे को देख रहे हैं या उस बंजर खेत को देख रहे हैं जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई है। Question number 8 is, what is the mood of this poem? How does it make you feel? इस पोएम का मूड क्या है और इससे आपको क्या महसूस होता है? So the answer of the poem is, the mood of the poem is very optimistic and positive. लैंगस्टन ह्यूज की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि इसके जितनी भी पोएट्री है वो डायडेक्टिक है, इट टीचेस अस समथिंग, और ये इस पोएम का जो मूड है वो भी इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है और ये हमें कुछ सिखा रहा है। The poet stresses upon the importance of dreams in life. तो इस पोएम में शायर जो है जिंदगी में ख्वाब की अहमियत के ऊपर जोर देता है, and says that dreams are very necessary for successful life, और ये कहता है कि जिंदगी में ख्वाब देखना कामयाब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। He gives a hope to his readers, और वो अपने रीडर्स को उम्मीद देते हैं by saying to have dreams in life, ये कहते हुए कि जिंदगी में जरूर ख्वाब देखने चाहिए, and work hard to materialize their dreams, और सख्त मेहनत भी करना चाहिए अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए। So this is the end of the question answer. Now we will move to the other question of the exercise. Okay, question answers तो हो गए, अभी हम एक्टिविटी बी की तरफ आते हैं। The phrase write the correct option in the following statements. ये जो statements आपको दिए गए हैं इनमें correct option का इंतखाब करें। The phrase hold fast to dream means do not do anything, just dream day and night. Daydreaming is good for health. Dreaming will make your holding power strong. Stick fast to your ambition in life. So this option D is correct. Option D is correct. Statement number 2 is, in the line, life is a broken winged bird, the poet uses the technique of metaphor, personification, simile, and repetition. तो इस लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड में शायर ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है? सो दिस इज मेटाफर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाइफ इज अ barren field. In this line phrase, a barren field is a simile, metaphor, personification or alliteration. तो इसमें
ये अगेन मेटाफर है, so option B is correct. According to the poet, life without dream is hollow and bleak, lush and hopeful, dynamic and productive, passionate and optimistic. So option A is correct, hollow and bleak. And the fifth statement is, according to dreams, what will happen if our dreams die? Life will be easier to handle. Life will appear as it is. Life will continue as normal. Life will be hopeless. So option D is correct. Life will be hopeless. Now, this vocabulary portion, we are explain if you are correct, close, or totally off, and why you think that happened by using evidence from the text. ये जितनी भी वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए हैं, इनकी इन्फर हमने यहाँ पे इन्फर मीनिंग जो है वो हमने यहाँ पे लिखना है, और साथ ही बताना है कि क्यों हमने टेक्स्ट से हमने एविडेंस को भी यहाँ पे पेश करना है कि क्यों हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है. So the first is a broken winged bird. Broken winged bird, जब किसी परिंदे के पर टूट जाए तो इसका मतलब ये वो माजूर हो जाता है, तो it will be disability. Disability, और साथ इसका जो टेक्स्ट में एविडेंस है वो ये है that cannot fly. That cannot fly. And the second is barren field. Barren field. इसके लिए जो टेक्स्ट में एविडेंस इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? टेक्स्ट में इसके लिए फ्रोजन इस्तेमाल हुआ है. फ्रोजन, फ्रोजन, और इसका क्या मतलब होगा फिर? फ्रोजन का मतलब है मीनिंगलेस. Meaningless. Next is frozen with snow. Frozen with snow. इसका इस्तेमाल हुआ है टेक्स्ट में फ्रीज. इसके लिए फ्रीज इस्तेमाल हुआ है. फ्रीज, और फ्रीज का फिर क्या मतलब होगा? फ्रीज का मतलब होगा अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई फायदा ना हो. अनप्रोडक्टिव. 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 और होल्ड फास्ट, चूंकि ये होल्ड इस्तेमाल हुआ है तो होल्ड के बाद, होल्ड का क्या मतलब है? होल्ड का मतलब है स्टिक फास्ट. तो ये होगा स्टिक फास्ट. होल्ड पकड़ने को कहते हैं, मतलब ये है जुड़े रहना. Now coming to transitive and intransitive verbs. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं. सो ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिससे सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो. फॉर एग्जांपल, आई एट, मैंने खाया. अब इस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की जरूरत है. जब तक हम
इसमें ऑब्जेक्ट ना लगाएं उस वक्त तक इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, वी बॉट अ कार। तो इस एप्पल और इस कार ने इस जुमले को कंप्लीट किया है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसे सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। फॉर एग्जांपल, ही रन्स, वो दौड़ता है। अब इस जुमले में इस जुमले को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इस तरह वी बॉट, ये एच गलती से लिखा गया है, डब्ल्यू ई, वी बॉट, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में अगर आप कोई फर्क करना चाहें तो इसमें इसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल एक जुमला है, फॉर एग्जांपल आपको एक जुमले के ऊपर शक पड़ गया है और वो जुमला क्या है, ही गोस। अभी गोस, गो जो वर्ब है इसके ऊपर आपको शक है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका तरीका ये है कि इस जुमले को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करें। तो ही गोस का पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, ही वेंट। अब इसका ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने कन्वर्ट किया है, इसको आप क्या करें, उर्दू में इसका तर्जुमा करें। उर्दू में इसका तर्जुमा क्या होगा, वो गया, वो गया। अब उर्दू तर्जुमे में अगर ने आया हुआ है, ने, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये पैसिव वॉइस में चेंज होता है। अब इस जुमले में ने नहीं आया, वो ने गया या उसने गया, ये तो गलत है, वो गया, तो इसी वजह से ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि गो जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि इसकी उर्दू तर्जुमे में ने नहीं है। इस तरह के और मिसाल के तौर पर अगर हम दे, ही राइट्स, राइट्स, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें, ही रोट। अब इस पास्ट इंडेफिनिट में जो आपने जुमला चेंज किया है, इसका उर्दू में तर्जुमा करें, उसने लिखा, उसने लिखा। अब इस उर्दू ट्रांसलेशन में चूंकि ने आया हुआ है तो इसी वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट ट्रांजिटिव वर्ब है और ये पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। तो जिस सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट वाले उर्दू तर्जुमे में अगर ने आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ने अगर ना आए तो फिर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप इट इज क्लियर। अभी ये जो जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अल्फाज को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जुमला है, चूज द सेंटेंस दैट डजंट हैव एन इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी ट्रांजिटिव वर्ब को चूज करना है। आई जॉग, द चाइल्ड गर्गल्स, आई वॉच्ड अ मूवी, शी सॉब्स। तो ये आई वॉच्ड अ मूवी जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई वॉच्ड अ मूवी। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, आई वॉच्ड अ मूवी। चूज द सेंटेंस दैट डजंट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे हमने इनट्रांजिटिव वर्ब को देखना है। He presented a bouquet, he waved his arm, she understood my question, she laughed heartily. Option D is correct. Choose the sentence that doesn't have a transitive verb. अब इनमें आपने intransitive verb को तलाश करना है। So we showed her the flower vase, the grocer is selling vegetables, the birds are flying, the coach advised me to practice daily. So option C is correct. Sentence number 4 is choose the sentence that have an intransitive verb. जिसमें intransitive verb हो उसको आप identify करें। The mother fed the baby. The customer is buying pancakes. They were crying all day long. She helped me. So option C is correct. Choose the sentence that doesn't have a transitive verb. मतलब ये कि intransitive verb को हमने देखना है।
She cut the cake. They climbed the hill. Armand telephoned Tariq. Asma shouted in the class. Option D is correct. Choose the sentence that doesn't have an intransitive verb. जिसमें intransitive नहीं है, मतलब ये जो transitive है. The student is answering question. Akbar is jogging at this moment. She sleeps too much. He complains frequently. Pick out 5 transitive and 5 intransitive verbs from the story The Champions. So these are the 5 examples I have taken for you from the story The Champions. Gulsher and Ahmed Ali would attend the boxing club daily. So attend is transitive verb. Each had fought many fights and had won many medals. Number 3 is Gul glanced at Ali. Number 4 is they rested their elbows on the railing. And number 5 is Ali taped Gul gently on the shoulder. These are the examples of transitive verbs taken from the story The Champions, जो इससे पहले हमने पढ़ी है. And the examples of intransitive verbs are Ahmed Ali and Gulsher were studying in grade 10. They felt themselves to be brothers. And number 8 is they had known each other since childhood. Gulsher's family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi. And the last one is Gulsher's hair was always falling over his eyes. These were the examples of the intransitive verbs taken from the story The Champions. Now activity B is done. Now we are moving to towards the grammar portion, present participle or past participle. Now we are moving towards the grammar portion, present participle or past participle. First of all, you should know what is present participle or what is past participle. Present participle is the ing form of the verb and past participle is the third form of the verb. Let me switch on the whiteboard. As you see, go is the base form. It is known as the base form of the verb. Went is the second form, which is known as participle, only participle. And gone is the third form. It is known as past participle. Going, which is known as the ing form of the verb, it is present participle form. So go is the base form. The second form is known as participle. Gone, third form of the verb, is known as past participle. And the ing form of the verb is known as present participle. I hope it is clear to you. Now here, write the verb in the parenthesis in the correct form, present participle or past participle. ये ब्रैकेट में जो आपको वर्ब दिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट फॉर्म में लिखना है. या तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना है या फिर पास्ट पार्टिसिपल में. So the first statement is, prepare by the best cook in the town. The meal was sheer poetry. The meal was sheer poetry. So we will use it here, past participle form, prepared. Prepared. The second statement is, after study all day, her head was aching in the evening. So here we will use present participle form, after studying. After studying. So third statement is, lie on the sofa, they were watching TV. So it will be again present participle, lying on the sofa, they were watching TV. The fourth statement is, everybody was shocked to hear the news. So it will be past participle, shocked. Everybody was shocked. And the fifth statement is, before leave
the house, I always check if all lights are switched off. So it will be uh, ing form of the verb, which is known as present participle. Before leaving, before leaving the house, I always check it all lights. Before leaving the house, I always check if all lights are switched off. Now, there is another activity, activity number B. Combine the following pair of sentences by using participle, present or past. The first one is being done. ये पहला जो जुमला है, दो जुमले हैं, आपको मिला के बता दिया गया है. ये जो पहला जुमला है ये आपको सॉल्व करके दिया गया है. दो जुमले आपस में मिलाए गए हैं प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके. फॉर एग्जांपल, वी मेट अ बॉय, ही वाज कैरिंग अ हेवी बैग. वी मेट अ बॉय कैरिंग, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके इन दोनों जुमलों को मिलाया है. वी मेट अ बॉय कैरिंग अ हेवी बैग. सो ये जो दूसरा जुमला है वो हम करेंगे. द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स, इट लुक्ड ब्यूटीफुल. सो द हाउस वाज डेकोरेटेड. एक तो ये वाज आप काट देंगे, वाज को आप काट देंगे और फिर इसके बाद द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स. ये जो फुल स्टॉप है इसको आप कॉमा में चेंज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर इसके बाद इट को आप काट देंगे. इट को काटने के बाद इसको अपने द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स. द हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स, द हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स कॉमा लुक्ड ब्यूटीफुल. तो ये अभी हमने दोनों जुमलों को आपस में मिलाया. द हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स लुक्ड ब्यूटीफुल. फिर थर्ड स्टेटमेंट जो है, द रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन फुल स्टॉप दे रैन अवे. तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सा को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है. SEEING. The robbers seeing the police, the robbers seeing the police. तो यहां पे भी फुल स्टॉप को आप कॉमा में कन्वर्ट करें. The robbers seeing the police. फिर इसके बाद कॉमा दे को आप काट देंगे, ran away. The robbers seeing the police ran away. या ये भी हो सकता है, the robbers ran away seeing the police. The robbers ran away seeing the police. Number 4 is I found the door open full stop I went outside. तो इसमें आप I found को काट दें, यहां पे सिर्फ आप लिखें founding, FOUNDING. फाउंडिंग द डोर ओपन. इस तरह ये जो फुल स्टॉप है इसको भी आप कॉमा में कन्वर्ट करें. आई वेंट आउटसाइड, आई वेंट इनसाइड. फाइंडिंग द डोर ओपन कॉमा आई वेंट इनसाइड. फिर सेंटेंस नंबर 5 जो है, द पुलिस सॉ द बॉडी फुल स्टॉप इट वाज फ्लोटिंग डाउन द रिवर. तो इसमें आप ये करेंगे कि द पुलिस सॉ द बॉडी, इस फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करेंगे पहले की तरह. द पुलिस सॉ द बॉडी, इट वाज को आप काट देंगे, फ्लोटिंग डाउन द रिवर. द पुलिस सॉ द बॉडी floating down the river. So I hope it is
clear to you the use of present participle as well as the past participle. Now this is the clause. This is the grammar portion. Now this is the grammar portion, the clause. Clause come in three types. Main clause जिसे independent clause कहते हैं, subordinate clause जिसे dependent clause कहते हैं, और relative clause को adjective clause या noun clause भी कहते हैं. तो मेन क्लास वो क्लास होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो आज़ाद होता है, जो खुद मुख्तार होता है, और सबॉर्डिनेट क्लास जो है वो दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, दूसरी क्लास के ऊपर इनका इन्हिसार होता है. तो अभी जो हम मश्क करेंगे वो हम डिपेंडेंट क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास के हवाले से हैं. तो ये जो एक्टिविटी है डिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास या सबॉर्डिनेट क्लास की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है. Read the sentences and decide if the bold words form a dependent, independent or relative clause. तो पहला जो जुमला है, ताहिर did his homework before he went to bed. So ताहिर did his homework, ये मेन क्लास है जिसे इंडिपेंडेंट कहते हैं. ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लास है जिसे मेन क्लास कहते हैं. The second statement is, isn't that the woman who lives across the road from you? This is subordinate clause जिसे dependent clause कहते हैं. Number 3, because the test was so difficult, none of the students got a very good grade. So this is main clause. None of the students got a very good grade. Main clause or independent clause. And number 4 is, she is very fit because she goes running every day. This is subordinate clause. Because she goes running every day is dependent clause. And number 5 is, the police said the accident that happened last night was unavoidable. The accident that happened, this is subordinate clause, dependent clause. And number 6 is, I do not like mangoes. This is main clause, which is also known as independent clause. And number 7 is, have you seen those people who have met on holiday? Those people who have met, this is subordinate clause. This is dependent clause. And number 8 is, can you tell me why you said that? Can you tell me? This is main clause, which is also known as independent clause. And number 9 is, you shouldn't believe everything that you read in the newspaper. Everything that you read is subordinate clause or dependent clause. And the last one, if you help me, I will help you. If you help me is subordinate clause or dependent clause. I hope everything is clear to you regarding the poem. If there is anything which is not clear, please ask your questions in the comment section below. I'll answer your question and I'll be very thankful. Thanks for watching the video. Take care until next video.